मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक। अच्छा, जो हमने ना प्रीवियस में स्लाइड्स में देखा था, डिज़ाइन करना कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कैसे डिज़ाइन करनी है। आपको मैंने एक जनरल सा फार्मूला बता दिया था कि कैसे पिक करना है, कौन सी चीज़ कहाँ से पिक करनी है। अब सबसे पहले जो है आपने देखना है, इसमें मैंने आपको एक फार्मूला शो कर देता हूँ। ये फार्मूला है हमारे पास आईसी स्टैंडर्ड्स जो है ना, इसके स्ट्रिंग साइज कैलकुलेशंस के। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए ये हमारे पास फार्मूला आ गया ऊपर वाला, जिसमें आपके पास ये ओपन सर्किट वोल्टेजेस हैं, ये सेल का टेम्परेचर है, उस मॉड्यूल का टेम्परेचर जितना होगा ये वो टेम्परेचर है। और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है। अब ये यहाँ पे हमने स्टार्ट अप वोल्टेजेस लेने हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेजेस ले रहे थे कि आपके पास जब टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाए तो उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हमारे पास मॉड्यूल्स जो हैं उनके वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाएंगे। तो हमने ये भी कंसीडर करना है कि हमें मिनिमम उतनी प्लेट्स लगानी है कि जहाँ पे हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाए। ठीक हो गया। ये देख लिया हमने और ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है कि ये जो टेम्परेचर्स हैं, ये टेम्परेचर्स हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब ये इस टेम्परेचर का एक फार्मूला है हमारे पास। इसमें हमने सबसे पहले सेल में एम्बिएंट टेम्परेचर कंसीडर करना है, सेल का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हुए। अब ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, NOCT, नॉमिनल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द पैनल। ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया। ये हर पैनल में दिया होता है। हर जो पैनल होगा, पीवी पैनल, उसकी डाटा शीट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक आ गया, उसके बाद ये फार्मूला आ गया। अब ये जी इंक्लाइंड जो है, ये उस पे आपके पास इरेडिएशन कितनी पड़ रही है उस पैनल पे, उस टिल्ट पे स्पेसिफिकली। ठीक हो गया। इससे हम सेल का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अब इस टेम्परेचर आपने दो तरह के लेने हैं। एक पहले मिनिमम एम्बिएंट टेम्परेचर लेना है, उस पे आपने सेल का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, और मैक्सिमम। दोनों फार्मूलों में आपके जो प्रीवियस फार्मूला है मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेट्स में, उसमें दोनों फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। दोनों टेम्परेचर्स, एम्बिएंट टेम्परेचर्स यूज़ होंगे और सेल के टेम्परेचर्स आप कैलकुलेट करेंगे। ये एक एग्जांपल शो की हुई है कैसे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 600 वाट पर मीटर स्क्वायर पे आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आ गया। अब जब आपके पास आपने मिनिमम नंबर ऑफ पैनल्स की कैलकुलेट करनी है, तो ये आप मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम रेडियंस लेंगे, फॉर एग्जांपल 1000 ले लेंगे। ठीक हो गया। और जब मिनिमम आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे आप मिनिमम कंसिडर करेंगे 200 से 300 वाट कंसिडर कर सकते हैं पर मीटर स्क्वायर, जैसे आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम की कैलकुलेशंस आ जाएंगी इजीली। अब यहाँ पे एक और फार्मूला हमारे पास आ जाता है, इसी में एक फैक्टर मल्टीप्लाई होना है। ये है एफिशिएंसी, पैनल की एफिशिएंसी। अब जो ये आपको सिंपल बताया कि आप, ये एक फंक्शनल सेल है, ये वाला जो चीज़ें हैं, एक मिनट, सॉरी। ये हमारे पास जो ये फार्मूला है, ये फंक्शनल वाला है। ठीक है। ये जब पैनल फंक्शनल है, पैनल चल रहा है, तो उसका क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल उस पे एक इरेडियंस कोई पड़ी, पैनल ने उस इरेडियंस को रिसीव किया और उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो गई, तो उसका टेम्परेचर ये हमारे पास ऐसे कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास बचा ये एफिशिएंसी वाला फैक्टर। ये क्यों इन्वॉल्व हुआ है? क्योंकि जो हमारा पूरा पैनल है वो सिर्फ 23% या जितनी एफिशिएंसी है, यहाँ पे मैंने एक कंसीडर की हुई है 18%, उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो अदर जो रह जाएगी, बाकी रेडियंस रह जाएगी, रिमेनिंग रेडियंस क्या करेगी, वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, क्योंकि धूप तो उस पर पड़ रही है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रही वो धूप। तो वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, इस मॉड्यूल का टेम्परेचर। और मॉड्यूल का टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा, उसका ये फार्मूला है फैक्टर का। यहाँ पे एक आपके पास तकरीबन ये एक फैक्टर बन गया, जो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम्बियंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एम्बियंट टेम्परेचर में ऐड अप हो जाएगा। ठीक हो गया। ये सेल का टेम्परेचर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब जब आप डिज़ाइन का कोई प्रॉपर काम करेंगे, तो सबसे पहले आप सेल एम्बियंट टेम्परेचर्स कैलकुलेट करेंगे। इस तरह की आप एक एक्सेल शीट बना के अपने पास रख लेंगे।
जहाँ पे आप ये कैलकुलेट कर लिया करेंगे और उसके बाद आप बाकी चीज़ें अपनी कैलकुलेट किया करेंगे, नंबर ऑफ पैनल्स की स्ट्रिंग्स और ये वो। अब ये वही चीज़ें आ गई कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें कंसिडर करनी है, ये मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हमारे पास आ जाता है डीसी टू एसी रेशो। डीसी टू एसी रेशो हमने कैसे कंसिडर करनी है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जो एक इन्वर्टर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारा 115 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, वो मैक्सिमम हमें कितना दे रहा होता है, वो मैक्सिमम हमें दे रहा होता है 125 किलोवाट, ठीक हो गया। इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, केवीए लिख लें या किलोवाट लिख लें, ठीक है। तो अब आपने इस पे इतने पैनल नहीं लगा देने कि आपकी जो पैनल्स की एनर्जी है वो वेस्ट होने लग जाए। जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि पीवी सिस्ट में, या पीवी सिस्ट साथ हमें बता देता है जब आप करेंगे ओवर साइज डीसी का, तो वो हमें ओवरलोड लॉस बता देगा कि इसमें कितने परसेंट आपने लॉस कर रहे होंगे एनर्जी का, जो आप उस टाइम जनरेट कर सकते थे, लेकिन आपकी डीसी और टू एसी रेशो की वजह से वो लॉस में चला जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास, हमने अपने एरिया के हिसाब से देखना है। हमारे यहाँ अगर हम किसी वो नॉर्दर्न रीजन की बात करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर थोड़े कम होते हैं या सर्दियों में बिल्कुल नहीं होते, धूप वगैरह बर्फबारी होती है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पे हम डीसी टू एसी रेशो कुछ हाई चले जाएंगे, ठीक हो गया। हम हाई डीसी टू एसी रेशो वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने ये पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट जो परफेक्ट रहती है वो 1.25% तक रहती है, ठीक हो गया। उसके बाद जब डीसी टू एसी रेशो सिलेक्ट कर रहे होंगे आपने अपनी वो जो हमारे पास पैनल इन्वर्टर की रेटिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल उसके वोल्टेजेस की रेटिंग है 1000 वोल्ट, आप एक स्ट्रिंग पे दे सकते हैं, तो 1000 वोल्ट इसको आपने वाइड नहीं करना। और दूसरा हमारे पास करंट की रेटिंग्स हैं, 20 एम्पेयर हैं, जो हमारा 115 किलो के टी एल है, 20 एम्पेयर हैं उसके पर स्ट्रिंग मैक्सिमम। अगर आपने सिर्फ एक स्ट्रिंग लगानी है एक एमपीपीटी पे, तो 20 एम्पेयर मैक्सिमम आप करंट उसको दे सकते हैं। और अगर दो स्ट्रिंग्स यूज़ करनी है तो 30 एम्पेयर मैक्सिमम, मीन के 15-15 एम्पेयर पर स्ट्रिंग हो जाएगा फिर जब दो एक एमपीपीटी पे स्ट्रिंग्स लगी हुई होंगी। तो ये वाइड नहीं करनी। उसके बाद डेफिनेटली आपने ये देखना, आपको मैंने ये बता दिया कि हमारा मैक्सिमम इन्वर्टर 125 ही दे सकेगा, तो आपने इतना नहीं लगा देना कि उस पर 175 लगा दें, तो बाकी तो वेस्ट ही जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद टिल्ट कहीं पे आ जाता है कि टिल्ट आप बहुत कम रखते हैं, ज़ीरो रखना पड़ जाता है कहीं पे, तो फिर आप थोड़ी सी प्रोडक्शन अच्छी लेने के लिए डीसी रेशो थोड़ी बढ़ा लेंगे एसी से, ठीक है। इसी तरह अजमत आपका फुल उसकी तरफ फेसिंग नहीं कर रहा, साउथ की तरफ, तो फिर भी आप ये चीज़ें कंसिडर करेंगे अपनी डीसी टू एसी रेशो में। उसके बाद बाकी लॉसेस भी आपने देखने हैं कि यहाँ पे सॉइलिंग लॉस कितना होता है, तो उस वजह से तो कोई इशू नहीं हो जाएगा। या आपका वापडा स्टेबल नहीं है तो आपको डीसी टू एसी रेशो किस तरह लगानी चाहिए, ठीक हो गया। और आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से देखेंगे कि आपने डीसी रेशो इतनी लगाई थी तो आपको उसका कोई बेनिफिट हुआ है कि नहीं, ठीक हो गया। ये तो मेन था डीसी टू एसी रेशो और पैनल्स की कैलकुलेशंस का मैंने आपको बता दिया। अभी आपका किसी का इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जी कोई क्वेश्चन नहीं है। सर ये रिपीट कर सकते हैं, ये 1000 वोल्ट डिवाइड बाई 20 एम्पेयर ये क्या है मैम के? मैंने ये बताया था कि 1000 वोल्ट है इन्वर्टर की रेटिंग्स, कि आप एक स्ट्रिंग पे 1000 वोल्ट दे सकते हैं मैक्सिमम, और करंट आप एक स्ट्रिंग पे 20 एम्पेयर दे सकते हैं मैक्सिमम। जब आप एक एमपीपीटी पे एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, जब दो यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम 30 एम्पेयर दे सकते हैं, 30 एम्पेयर। तो इस रेशो को मैंने कहा वाइड नहीं करना आपने जब डिज़ाइन कर रहे होंगे स्ट्रिंग्स, ठीक हो गया। जी सर। सर एक इन्वर्टर में हम 11 स्ट्रिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो 10 जी एमपीपीटियाँ जी होती है, तो उसमें एक एक स्ट्रिंग, तो बाकियों में 9 हमारे पास एमपीपीटीज में एक एक स्ट्रिंग आएगी और एक में हमारे पास 2 स्ट्रिंग सेट होंगे, तो इससे कोई जी इफेक्ट जी। पड़ता है इन्वर्टर की उस नहीं पे?
नहीं, इन्वर्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा, आपने ना जो स्ट्रिंग आप डिजाइन कर रहे होंगे, स्ट्रिंग में आपने ये करना होता है कि आप का एक एमपीपी टू एमपीपीटी जो डिफरेंस है वोल्टेजेस का, वो 85 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। मतलब एक एमपीपीटी के अंदर जो हम स्ट्रिंग्स लगा रहे हैं उनमें डिफरेंस 85 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जी जी, वोल्टेजेस का डिफरेंस, एक एमपीपीटी ओके। से दूसरी एमपीपीटी के दरमियान वोल्टेजेस का डिफरेंस 85 है मैक्सिमम। और सेम स्ट्रिंग पे उसका इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम एक दो और चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने ना लास्ट टाइम मिस मैच लॉसेस की बात की थी। अब हमारे पास एक डिवाइस होती है ऑप्टिमाइज़र। ऑप्टिमाइज़र का बेसिकली ये हर एक पैनल के साथ लग जाता है इस तरह, और ये कम्युनिकेट भी कर रहा होता है इन्वर्टर के साथ, इन्वर्टर को डाटा दे रहा होता है हर पैनल का। अब इसमें आपको हर पैनल का पता चल रहा होता है कि आपका एक एक पैनल कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है। ठीक है, उसकी करंट की वोल्टेजेस की रेटिंग्स आपके पास आ रही होती हैं। दूसरा फंक्शन इनका क्या होता है कि ये आपको मिसमैच लॉस से बचाते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे फिजिकल मॉड्यूल की आप लेआउट बना सकते हैं। ये आपको एक जो स्क्रीन नज़र आ रही है, एक मिनट में, ये आप फिजिकल लेआउट बना सकते हैं। और फिजिकल लेआउट बना के आप एक एक इन्वर्टर्स की आपके पास मॉनिटरिंग आ जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो मेन फंक्शंस दो तरह के होते हैं। या तो ये बक मोड में काम कर रहा होता है या बाईपास मोड में। जब आपके सारे स्ट्रिंग्स के हर पैनल के वोल्टेजेस इक्वल होंगे तो ये उसमें बाईपास मोड में काम कर रहा है। ठीक हो गया। वी आउट और वी इन इक्वल हैं तो आपके पास ये बाईपास मोड में काम कर रहा है। अब जब एक इन्वर्टर पे क्या होता है कि एक पैनल पे क्या आता है कि शेड आ जाता है। शेडिंग की वजह से क्या होता है कि उसके वोल्टेजेस जो हैं वो तो वैसे ही रहते हैं, उसका करंट ड्रॉप हो जाता है। जब करंट ड्रॉप होता है ना, पैनल सीरीज में काम कर रहा होता है, तो वो पूरी पावर डाउन हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक मैं आपको बताता ये देखें। अब यहाँ पे हमारे पास शेड आ रहा है तो इसकी पावर, इसकी जो है, इसने करंट लिमिट कर दिया, पूरी सीरीज में का करंट लिमिट हो गया और सारों की पावर डाउन हो गई। ठीक है। तो अब ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, ऑप्टिमाइजर इसका करंट वही रहेगा, बाक मोड में चलेगा। बाक में मतलब क्या करता है कि वोल्टेजेस ड्रॉप कर देता है लेकिन करंट वही रखता है। वोल्टेजेस अपने ड्रॉप कर देगा और करंट वही रखेगा, तो इसका मतलब सिर्फ जो इस पैनल की पावर कम हुई है शेड की वजह से, वही इफेक्ट करेगी पूरी सीरीज को, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब आपके पास एक एग्जांपल आ रही है। यहाँ पे देखें आपके पास ये सीरीज में चल रहा था सिस्टम। तो अब जब यहाँ पे शेड आया तो उसका क्या इम्पेक्ट आया है, शेड की वजह से ये सारे की करंट सबका कम हो गया। पहले सबका करंट ये था 8.7 एम्पेयर। अब जब शेड आया तो इसके वोल्टेजेस भी डाउन हो गए और इसका करंट सबका 8.2 एम्पेयर हो गया। तो जो आपके पास फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आई है वो 271 वोल्ट की आई है। अब इसी को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्टिमाइजर्स हम यूज़ करेंगे। ऑप्टिमाइजर्स क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजर ने करंट उतना ही रखा है सबका 8.7 एम्पेयर। यहाँ पे देखें आप, सबका करंट 8.7 एम्पेयर हो गया। और जो आपके पास वोल्टेजेस थे यहाँ पे उसने ड्रॉप कर दिए, बक मोड में कन्वर्ट किया। अब जो हमारे पास पावर थी अब वो ऑलमोस्ट हमारे पास उतनी ही मिल रही है, सिर्फ एक का इम्पेक्ट आया हमारे पास, एक सेल का। ठीक हो गया। एक मॉड्यूल का जो इम्पैक्ट आया शेडिंग का वही आ गया। दूसरा, ये लॉन्ग स्ट्रिंग्स में यूज़ होता है क्योंकि ये वोल्टेजेस और करंट की रेंज खुद सिलेक्ट वो कर सकता है, अप डाउन कर सकता है। तो ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रिंग जब हम बना रहे होंगे, हमने ज़्यादा डीसी टू एसी रेशो रखनी होगी, फिर हम वहाँ पे ऑप्टिमाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस आ रही हैं इसकी ऑप्टिमाइजर्स की। बाकी ये मैं स्ट्रिंग ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये आपने देख लेना है। इसमें क्या कोई ख़ास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। बस मेन जो मैंने आपको बताना था कि इसका जो फंक्शन है, फंक्शन आपको बताना था कि ये मिसमैच लॉस को कवर करने के लिए। उसके अलावा इसका एक और होता है सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव में ये यूज़ और होता है। सेफ्टी में ये क्या करता है कि जब यहाँ पे मेटल शेड जो हमने यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये साथ अटैच हुआ हुआ है तो हीट इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है।
तो वहाँ पे आग लगने का खतरा होता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, या पेट्रोल पंप्स में जब ये फंक्शनल नहीं होते तो इनके वोल्टेजेस कोई स्पार्क ट्रिगर करवा सकते हैं। तो जब ये फंक्शनल नहीं होते तो ऑप्टिमाइजर इनको 0 वोल्ट पे लेके जाता है, बिल्कुल 0 वोल्ट करवा देता है, क्योंकि वो अर्थ हुआ होता है साथ ही, तो वो अर्थ के साथ उनको वोल्टेजेस जो है ड्रॉप करवा के 0 कर देता है। इसके अलावा मॉड्यूल का आप इसका फिजिकल व्यू देख सकते हैं, ऐप में आपके पास इस तरह आ जाएगा। ये देखें, आपके पास ऐप में व्यू आ जाएगा जो हवावे की ऐप है। ये था इसका मेन फंक्शन ऑप्टिमाइजर्स का। अच्छा, एक तरह का और लॉस होता है जो पहले हमने डिस्कस नहीं किया, वो है पीआईडी लॉस। पीआईडी लॉस क्या होता है? पोटेंशियली इंड्यूस्ड लॉस होता है। जब आप पैनल्स लगा रहे होते हैं स्ट्रिंग्स में, तो आपके जो वोल्टेजेस हैं स्ट्रिंग्स में ऑलमोस्ट वो 1000 वोल्ट तक चले जाते हैं, या नॉर्मली जब फंक्शन कर रहा होता है तो वो 600 वोल्ट तक होते हैं। 200 से 500 वोल्ट हम ये कह लेते हैं, कोई रेंज ले लेते हैं। तो इतने वोल्टेजेस ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके पास जो बाहर ये इसके एल्युमिनियम फ्रेम है इसका, वो आपने किया होता है अर्थ। ये हमारे पास नज़र आ रहा है। हमने अगर एल्युमिनियम जो फ्रेम है उसको अर्थ किया हुआ है, तो एल्युमिनियम फ्रेम जब अर्थ हुआ हुआ है तो इसके वोल्टेजेस 0 हो गए, और जो पैनल के अंदर सेल के वोल्टेजेस हैं वो आपके पास आ रहे हैं ऑलमोस्ट 500। तो क्या होता है कि जो हमारे पास सोडियम होता है, इसमें एक मटेरियल होता है, एनोडाइजेशन के लिए भी यूज हो रहा है। तो वो चार्जेस जो हैं ये यहाँ से नीचे मूव करना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज फ्रेम से ना, एल्युमिनियम के फ्रेम से चार्जेस नीचे सेल में आ जाएंगे, और सेल में आएंगे तो सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। ये होता है पीआईडी लॉस। अब इसमें आपकी सेल की हेल्थ खराब हो रही होती है। अब ये देखें, ये आपके पास आ रहा है डिफरेंट, जो इसका इफेक्ट आता है कि पीआईडी का इफेक्ट क्या आता है। पीआईडी की वजह से यहाँ पे लॉसेस हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं। ये सेल की अंदर की कंडीशंस शुरू हो रही दिखाई जा रही है। जब ये अकर हो रहा होता है तो क्या होता है? अब डिफरेंट तरह के इस पे फैक्टर्स होते हैं। जब आप कहते हैं कि कोई पैनल आपके पास पीआईडी फ्री नहीं होता, लेकिन कुछ पैनल्स ये होते हैं जिनका लॉस जो है पीआईडी का <5% है, तो उसको हम पीआईडी फ्री कह सकते हैं। उसके अलावा कोई आप हम पैनल किसी को भी पीआईडी फ्री नहीं कह सकते। ठीक हो गया। अब आजकल जो पैनल्स आ रहे हैं मोस्टली पीआईडी फ्री आ रहे हैं, तो ये सिर्फ रेजिस्टेंट टू पीआईडी होते हैं, लेकिन पीआईडी लॉस उनका लाजमी होता ही होता है कुछ ना कुछ। जी बताइए। अ, जी सर, ये पैनल टू पैनल हम जो अर्थिंग कर रहे होते हैं, ये उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? वैसे तो ये जी डीसी का उस साइड पे है ना सर। जी जी। तो नहीं, डीसी साइड पे भी वो आ सकता है आपके पास, जो लाइटनिंग का इफेक्ट भी हो सकता है, या किसी और वजह से कोई चार्ज आ सकता है। तो अच्छा, ये उनको मतलब आप हम करने के, जी ज्यादातर जी। लाइटनिंग की वजह से करते हैं। जी, लाइटनिंग भी होती है, लेकिन मैं मेन आपको बता रहा हूँ कि जब आपका 1000 वोल्ट पे डिवाइस है तो उसको अर्थ करना ज़रूरी है। आपने जब स्ट्रिंग बना ली सीरीज में तो आपने उसको अर्थ भी करना है, कि ठीक है वो सर, आपके ठीक। आपके बॉडी के साथ आपकी अगर शॉर्ट हो गई और इस तरह के इश्यूज हो गए तो फिर क्या होगा? ठीक है सर, मुझे ये बताइए, जो पैनल टू पैनल अर्थिंग कर रहे होते हैं, हम पैनल की बॉडी को अर्थ कर रहे होते हैं या उनके जो सेल्स है उनको अर्थ कर रहे होते हैं? बॉडी नहीं, बॉडी को अर्थ कर रहे थे, पैनल टू पैनल जो उनकी ना बॉडी, वो अर्थ हो रही होती है। अच्छा, दूसरा था, अब हमारे पास जो है इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसको सिंपली अर्थ किया जाता है रजिस्टर या फ्यूज के थ्रू, हम पीआईडी में ना अर्थ कर देते हैं, जिससे इसके पीआईडी लॉस से बचा जा सकता है, ताकि वो 0 वोल्ट पे एक हम फिक्स कर लेते हैं, माइनस वोल्टेजेस में न जाए, क्योंकि अगर आपका ये पीवी वाला माइनस में चला जाएगा तो उसके और तरह के इश्यूज होंगे।
ये देखिए, आपने सिर्फ क्या किया है कि आपने एक रेंज आपने आपके पास आ गई। अब यहाँ पे वोल्टेजेस आपने इसको अर्थ किया तो आपके वोल्टेजेस 0 से 600 तक जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अर्थ इसको अर्थ नहीं करेंगे जीरो को बिल्कुल, जैसे यहाँ पे आपको एक पैनल शो किया हुआ है, तो ये रेंज और हो जाएगी, -300 से +300 हो जाएगी, उसके इफेक्ट और बैड होंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो पैनल टू पैनल हम जी अर्थ कर रहे होते हैं, ठीक है, उधर ज्यादातर 4 mm की हम वायर यूज कर रहे होते हैं ना, तो मुझे ये बताइएगा हम मैक्सिमम कितने पैनल्स एक उसमें अर्थ कर सकते हैं, कितने किलोवाट के या कितने वोट के, मतलब कोई डिफाइन होगा ना सर कि या 1 मेगावाट का हमारे पास सिस्टम लगा है तो उधर हम पैनल टू पैनल अर्थिंग कितनी करें, मतलब किस चीज को हम बेस बना के उसकी अर्थिंग करें कि ये मतलब हम 18 आपके पैनल्स की एक आपके अर्थिंग आपके करें। पास, नहीं नहीं, आपके पास जो लेंथ है एक पूरी, आपके पास एक लाइन है, उसको आप एक ही केबल से अर्थ करके बाद में बाहर जाके आप एक सेपरेट केबल पे उनको अर्थ करते जाएं, सेपरेट सेपरेट। मतलब एक मतलब किस लाइन को तरह से आप एक साथ एक कर लाइन सकते हैं। कॉमन अर्थ जी करनी जी है। जी, जितनी बड़ी मर्जी है लाइन वो हो जाए। जी। जी जी बताइएगा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक लाइन को हम कॉमन अर्थ केबल से लाए और उनका अर्थ फिट मतलब डिफरेंट लाइंस की कॉमन करें, इस तरह हो सकता है। जी जी, हेलो। एक लाइन का एक, जी जी, एक लाइन से एक ले लें, आप अर्थ कर लें, और फिर मेरे पास होगा कहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ वो पिक्चर, शायद मेरे पास ठीक है कोई सर पड़ी मुझे हो। बता दीजिए। लाइन टू आप पैनल टू पैनल अर्थ करते जाएं, पैनल टू पैनल अर्थ करते जाएं, बाद में जाके आपने एंड पे उसको डालना है उसमें, तो मेन सर अर्थ पे। इसमें हमारे पास जो लाइटनिंग पड़ती है, तो अगर हम मतलब वह चलो 3 मेगावाट का सिस्टम है, उधर सिर्फ हम पैनल्स की 4 अर्थिंग कर लेते हैं, तो इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा कि लाइटनिंग ज्यादा पड़ रही है और ग्राउंड उनको बस एक ही मिल रहा हो या दो मिल रहे हो। नहीं नहीं, ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि आपके पास चार्ज या वो इस तरह के जो इश्यूज आते हैं वो एक आध पैनल पे ही आता है, सारे पे तो नहीं आता मोस्टली। ठीक है सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी, ये बताएं रिम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अर्थिंग के रिगार्डिंग मैंने ये पूछा था कि हम लोग यूजली इस तरह अर्थिंग करते हैं कि हम दो बोर होल्स क्रिएट करते हैं, जिसमें एक एसी का जी होता है जी और एक डीसी का होता है। जी जी, तो मैंने ये पूछा था कि जो डीसी वाला है उसके अंदर हम पीवी पैनल्स प्लस लाइटनिंग अरेस्टर्स दोनों को एक में डाल सकते हैं, या डू वी नीड अ थर्ड बोर, मतलब दो डीसी के और एक नहीं एसी नहीं का नहीं, बंडल। लाइटनिंग लाइटनिंग का आपको, लाइटनिंग का बिल्कुल आपका लागू होगा, अच्छा, तो लाइटनिंग का इसका मतलब है लागू सर होगा, एक एसी एसी का अलग बनेगा। होगा और डीसी अलग होगा। ओके सर, ठीक जी है। जी, और तीन सर जब बनेगा। डीसी, जी, दूसरा सर ये है कि जब हम डीसी एसपीडी लगाते हैं तो हम दो स्ट्रिंग्स फॉर एग्जांपल जी बना जी, रहे हैं, तो हम दो एसपीडी लगाएंगे, ठीक है, डीसी एसपीडी। तो हम लोग जी जी, लाइटनिंग अरेस्टर के लिए भी एक एसपीडी लगेगी सर अलग से? नहीं नहीं, लाइटनिंग रेस्टर के लिए अपनी एसपीडी तो नहीं होती, लाइटनिंग रेस्टर तो डायरेक्ट लग जाता है। अच्छा, वो डायरेक्ट लग जाएगा, बट जो स्ट्रिंग्स हैं वो दोनों एसपीडी के थ्रू लगेंगी। नहीं, एसपीडी नहीं चाहिए होती, डीसी साइड पे एसपीडी इन्वर्टर खुद प्रोवाइड कर रहा होता है, सिर्फ आपने इन्वर्टर को उसका पैनल्स को आपने डी अर्थ कर दिया और उसके बाद इन्वर्टर को आपने अर्थ कर दिया, तो वो दैट्स इनफ। अच्छा सर, बिल्कुल वो है, मगर ये है कि अभी इधर जो प्रैक्टिस में है ना, वो ये है कि डीसी साइड पे पर जी, स्ट्रिंग एक एसपीडी लगती है, डीसी एसपीडी। आई थिंक वो एक्स्ट्रा नहीं लगा प्रोटेक्शन होती है। लगा रहा है कोई तो उसको, वैसे रिकमेंडेड नहीं है, डीसी अच्छा, एसपीडी रिकमेंडेड नहीं एक्सटर्नल है। और डीसी ब्रेकर रिकमेंडेड। जी अच्छा, और सर ये जो वायर्स की अभी बात हुई थी, इधर जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो जी जी, लाइटनिंग अरेस्टर और पीवी मॉड्यूल्स के लिए 16 mm यूज हो रही है सर यहाँ, सिंगल कोर। नहीं, अब ये आप अपने वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे तो 16 mm जो है वो स्ट्रक्चर के लिए मेन यूज हो रही होती है, लेकिन जी उसके सर। अलावा नहीं है इस तरह के। आपको 16 mm ही यूज करनी है, आप पैनल टू पैनल 2.5 mm भी यूज कर सकते हैं, और एंड पे जाके आप जो लास्ट आपका पैनल हो उससे आप अर्थ तक 16 mm ले जाएं बेशक।
ओके, पैनल टू और पैनल आप, स्ट्रक्चर को ओके भी इसी मैं, तरह अर्थ किया जाता है जी। ठीक है सर, स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर और उसको 16 mm से मेरे ख्याल है करना चाहिए। दूसरे वाले को किसको सर, स्ट्रक्चर के अलावा आप क्या बात कर रहे हैं? पैनल्स की बात ही कर रहा हूँ, पैनल। ओके ओके। और सर ये जो अभी मिस स्ट्रक्चर और सवाल पैनल्स। पूछ रही थी जी रिगार्डिंग द वोल्टेज सर, तो जी इसमें जी। ये है कि डेप्थ ऑफ द अर्थिंग किस तरह डिटरमन होती है यहाँ, जो कॉमन प्रैक्टिस में इस्लामाबाद में रेजिडेंशियल में, एक तो मुझे ये नहीं पता कि मतलब जो बेस प्लेट होती है कॉपर की सर उसकी, और कॉपर रॉड की क्या इफेक्टिवनेस है दोनों को अगर कंपेयर किया जाए। नहीं सर, हमने अचीव करनी होती है रेजिस्टेंस जो है लेस देन 5 ओम। जो आईसी का ओके, स्टैंडर्ड है कि लेस देन 5 ओम होनी है, तो लेस देन आपकी जो पिट है ओके है। तो वो अचीव आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। मेनली तो जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं रेजिडेंशियल वगैरह, वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है एक रॉड। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मेगावाट्स के, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम पूरा एक वो अर्थिंग पे उनका सेपरेट अर्थिंग मैश डिज़ाइन होता है, पूरा रॉड्स बनते हैं ओके जिसमें सर, एक पूरा मैश बनता है रॉड्स का। ठीक है सर। तो रेजिडेंशियल के लिए भी आप ये कहेंगे लाइटनिंग अरेस्टर अलग ही रखना है। जी जी। इसमें हम लोगों ने सर 3 पिट्स बनाई थी, छोटा सिस्टम था, 10-15 केवीए का रेजिडेंशियल सिस्टम था वो। उसमें ये था जी कि 10 फीट की डेप्थ की बोर हुआ था और उसमें ½ इंच का कॉपर का रॉड था। तो इज दैट ओके? रेजिस्टेंस अभी हमें मेजर नहीं की, वो टूल नहीं था हमारे पास, अभी हम लेंगे। मुझे समझ नहीं है क्या किया आपने। सर हमने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो था तकरीबन 10 केवीए का, उसमें जी जी। हमने 2 पिट्स बनाई थी, एसी की और डीसी की। अब आप कह रहे हैं कि लाइटनिंग सही। अरेस्टर की अलग बनेगी, तो तीसरी अब पिट हम डेवलप कर लेंगे। उसमें 10 फीट की हमने डेप्थ जी जी। अचीव की थी उसमें। जो थी नमी नहीं आ रही थी सर, मगर क्योंकि लॉन का एरिया था तो वो तो ऑलरेडी मॉइस्ट था। जी जी। या आप दूसरा केमिकल अर्थिंग होती है, केमिकल पेट बनती है जिसमें केमिकल डाला जाता है, तो वो भी आपको डेप्थ ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, वो जल्दी अचीव हो जाता है। केमिकल, अच्छा इसमें सर हमने ये किया था कि एक इलेक्ट्रिकल कंड्यूट को पेरिफरेट करके हमने डाला था टू इंसर्ट एडिशनल वाटर, तो उससे हमारी आई थिंक वो जी। डैम्पनेस अचीव हो गई थी। सही से। चलें, तो अच्छा ठीक हो सर गया। अब केमिकल जो दूसरा। आप, जी जी जी। थैंक यू सर। अच्छा, जो आपके पास सेकंड मेथड है उसमें भी आप एक, जिस तरह वहाँ पे अर्थिंग की थी, यहाँ पे एक बॉक्स बना के और एक सेपरेट आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स आ रहे हैं, तो इन दोनों को मॉड्यूल्स को हमने एक स्पेसिफिक वोल्टेजेस लेवल पे ले गया, जिससे कि हमारे पास डिस्टरबेंस कम से कम हो पीआईडी लॉस की। अब हवावे क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है पीआईडी लॉस के लिए। हवावे जो है अपने इन्वर्टर्स में, हमारे पास एक फंक्शन होता है पी एंटी पीआईडी का। वो जब हम इनेबल कर देते हैं तो इन्वर्टर क्या करता है, रात को इन पैनल्स को अर्थ कर देगा। ठीक हो गया, ताकि वोल्टेजेस जो हैं वोल्टेजेस बॉडी के साथ, और वो जो है परमानेंट एक ना बनता रहे गैप, और आयनाइजेशन स्टार्ट ना हो जाए। तो रात को रिकवरी पे लग जाएंगे मॉड्यूल्स, और दिन को वो उसी तरह ही चलते रहेंगे। अब ये डिफरेंट उसके की पॉइंट्स और ये बाकी चीज़ें हैं, ये आप, मेरे ख्याल है मैं आपको बताऊंगा तो आप सर मेरा एक और रिव्यू कर क्वेश्चन लेंगे। है जी रिगार्डिंग जी। लाइटिंग अरेस्टर। जी जी। सर जो अभी न्यू लाइटिंग सिस्टम आए हैं ना मार्केट में, अर्लियर स्ट्रीमर इमिशन के क्या वो कितने हद तक इफेक्टिव है? आपका कोई मतलब कुछ प्रोजेक्ट हुआ है इसके ऊपर? यूज़ तो मोस्टली अर्ली सीमर से ही हो रहे होते हैं। एक तो लोकल बिल्कुल वो 15-20 हज़ार का जो मिल रहा होता है, वो तो मेरा ख्याल है इतना कभी उसकी अभी तक तो कोई टेस्ट नहीं हुआ कि वो सही काम भी करता है कि नहीं। जो मोस्टली यूज़ हो रहे थे वो जी अर्ली सीमर से ही यूज़ हो रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हैं या जहाँ पे सेफ्टी कंसर्न होता है और जी उनकी जी जी। प्रॉपर टेस्टिंग होती हुए है आपके पहले। प्रोजेक्ट में हुए सर? जी जी। जी। आपके लोगों के प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स में यूज हुए ये? नहीं, हम हमारे प्रोजेक्ट्स में जो अर्ली सीमर से यूज़ हो रहे होते हैं जो।
आप पता नहीं आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं, या कोई लोकल सर मैन्युफैक्चर ना ये कर रहा हूँ। टर्की टर्की के मैन्युफैक्चर वहां से वो इंपोर्ट हो रहे होते हैं जो न्यू आए हैं। एक तो कन्वेंशनल वाले जो मिल जाते हैं कॉपर के सिंपल, जिसमें जी 5 जी स्पाइक्स होते हैं, 5-10 10 हजार तक मिल जाते हैं, वो नहीं। उसके बाद जी न्यू टेक्नोलॉजी आई जिसमें काउंटर्स भी लगे होते हैं, और जस्ट वो हम मतलब जी जी जी, ठीक है, वही वही काउंटर इस तरह का, जी जी, इफेक्टिव हैं और वो यूज मेन वही यूज हो रहे हैं जी, ऐसे ही है। हो रहे हैं सर जी। वो अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना, हम सोच रहे हैं कि वही यूज करें, क्योंकि उससे पहले तो हम ये सिंपल वाले यूज कर रहे थे। तो वो क्लाइंट थोड़े सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे कि ये काम भी कर रहे हैं कि नहीं, कहीं पे लगे या नहीं, वो एग्जांपल्स मांग रहे थे, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। नहीं, वो काम सही कर रहे होते हैं, और जो ये कंपनी है अच्छी है, मेरा ख्याल है इसके अलावा भी आ रहे हैं। लेकिन यही है कि जो चीज़ टेस्टेड हो वेल, जिसकी वो आपके पास सर्टिफिकेशंस उनके पास होती हैं, जैसे यहाँ पे ना हमारे, मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया, ये एक इंस्टीट्यूट है, ये आपको TUV नज़र आ रहा है टफ, ये उसने सर्टिफाई किया हुआ है। इस तरह की हर इंस्टीट्यूट ISO की सर्टिफिकेशंस होती हैं, और हर इंस्टी जो भी मटेरियल है उसका एक सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है प्रॉपर, जिससे आपको उसकी एफिशिएंसी और नहीं सर, इफेक्टिवनेस आजकल का तो पता ये चले। सर्टिफिकेट्स वैसे खुद भी बना के या कहीं से उठा के भी दे रहे होते हैं ना, ये सर्टिफाइड है कि मैं सर आपके उसमें ना सर कांटेक्ट में कोई ऐसी कंपनी है जो अर्लियर स्ट्रीमर्स को डील कर रही होगी? चले, मैं कर आप बाद में कर लेते हैं हम बात इस पे। ओके सर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है केबल साइजिंग। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मुझे एक मैनुअल डाउनलोड करना है। पाकिस्तान केबल्स का एक LV बुक के नाम से है मैनुअल, लो वोल्टेजेस बुक। अच्छा जी, ये मैंने एक लो वोल्टेजेस बुक डाउनलोड कर ली है पाकिस्तान केबल्स की। अब इसमें ना डिफरेंट तरह के हमने एक तो मेथड देखना है कि केबल कैलकुलेशंस हम कैसे कर रहे होते हैं, साइज केबल का कौन सा यूज़ होगा। अब ये हमारे पास केबल आ गई, इसका हमारे पास डायमीटर आ गया। अब कॉपर में होगी तो वो कितना करंट बेयर करेगी, एल्युमिनियम में होगी तो कितना करंट बेयर करेगी। अब शेप्स आ गई, सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर कम्पैक्ट कंडक्टर है, और शेप्ड कंडक्टर्स, और डिफरेंट चीज़ें आ गई। अब मैं आपको मेन सिंगल कोर, टू कोर, ये हमारे पास डिफरेंट तरह की इनकी रेटिंग्स आ रही हैं। अब मैं हम जाते हैं मेन जो, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास केबल्स आ गए डिफरेंट, और यहाँ पे इनके एम्पेयर रेटिंग्स आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि रेफरेंस मेथड बी। ये बी मेथड क्या है, सी मेथड क्या है, और ये होता है केबल की लेइंग का। आप केबल ले कैसे कर रहे हैं, केबल ले आप अगर केबल ट्रे में कर रहे हैं, अर्थ में ज़मीन में दबा रहे हैं, तो उसके और इम्पेक्ट होंगे, और उसका जो ये है फैक्टर और होगा। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया वोल्टेजेस ड्रॉप का। अब यहाँ पे ये आपके पास सिंपली साथ आ रहा है, ये रेजिस्टेंस के साथ आपका जब पावर फैक्टर एक होगा तो ये आएंगे आपके पास, और जब आपका पावर फैक्टर डिफरेंट है, जिसमें आप सिर्फ रिएक्टिव पावर ले रहे हैं, तो ये आएगा। अब टोटल पावर आपने कंसिडर करनी है तो ये फैक्टर आएगा। और ये हमारे पास मिली वोल्ट ड्रॉप होगा पर एम्पेयर पर मीटर पे एक केबल्स के। अब ये यहाँ पे आपके ऊपर शो हो रहा है कि ये कौन सी केबल है। अब ये सारे फैक्टर्स आपने कंसीडर करने होते हैं केबल्स कैलकुलेट करते हुए। एक मिनट मेरे पास, सर ये हम बेसिकली कितने डिस्टेंस पे मतलब हम केबल साइज चेंज कर सकते हैं? कि अगर हमारे जो स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा बन रही है, 400 फुट 600 फुट, तो वो कितने डिस्टेंस पे मतलब हम टेक्निकली साइज चेंज करना चाह रहे हैं? जैसे हम अभी रिसेंटली जो यूज कर रहे हैं 6 mm की केबल यूज कर रहे हैं ना, तो वो मुझे बता सकते हैं कि इतने डिस्टेंस पे अगर ये स्ट्रिंग जा रही है 600 फुट या 800 फुट तक, तब आप जी ये जी, उसका चेंज करें साइज?
अब ये ऐसे देखें, कोई प्रॉब्लम? मैं एक, जी जी, मैं पहले एसी केबल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो डीसी की भी बात कर लेते ठीक है सर। हैं। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास ना डिफरेंट तरह के कुरेक्शन फैक्टर्स होते हैं कि केबल्स कौन सी हैं और कुरेक्शन फैक्टर आपके पास क्या लगेगा। अब आपके पास 25 सेंटीग्रेड है, तो आपके पास हमने जो पीछे केबल्स की रेटिंग देखी, फॉर एग्जांपल एक 100 मिलीमीटर स्क्वायर की केबल की वो कैरी कर रही थी करंट 60 एम्पेयर का। तो अब आपके पास, या एक मिनट ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं एक्सेल पे, एक मिनट न्यूज शीट बना देता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास एक केबल थी जो 100 एम्पेयर कैरी कर रही थी, ठीक हो गया। अब 100 एम्पेयर हमारे पास कैरी कर रही थी, तो अब हमने उसका टेम्परेचर का यहाँ पे देखना है फैक्टर। अगर हमारा टेम्परेचर वहाँ का जहाँ पे केबल है मैक्सिमम हमारा ये जाएगा आपका टेम्परेचर, तो हमारे पास ये 25 जाएगा, तो हमारे पास ये फैक्टर आएगा कि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। अगर ये 1000 थी, तो अगर हम वो वाला करंट कैरिंग फैक्टर लगाएंगे तो ये और बढ़ गई इसकी, सॉरी 03 था फैक्टर, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन जब हमारे पास यही हम 55 पे जाएंगे, तो हमने जो ये हमारे पास आ गया, उसका करंट के डाउन हो गया। अब हमारे पास करंट कितना डाउन हो गया, हमारे पास अब जो फैक्टर आया वो आया 0.61। ठीक है, तो ये जो 1000 एम्पेयर वाली थी, सीधा सीधा हमारे पास 610 एम्पेयर करंट रह गया। ये एक डिग्रेडेशन फैक्टर हमने लगा लिया टेम्परेचर का। अब हमारे पास पीवीसी केबल है, तो पीवीसी के यहाँ पे से उठाएंगे, और दूसरी एक्सएलपीई होती है एक उसकी इंसुलेशन टाइप, जो हार्ड होती है और ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, वेदर रेजिस्टेंट। तो फैक्टर हम ये वाले उठाएंगे। ठीक हो गया, ये आपके पास एक टेम्परेचर के डी रेटिंग फैक्टर आ गए। अब हमने ग्राउंड टेम्परेचर भी कंसीडर करना है साथ, अगर हमने ग्राउंड में डाली हुई है तो उसका फिर एक डी रेटिंग फैक्टर एक और आ जाएगा। एक डी रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी था, तो इस पे एक और भी आ जाएगा। या आपका ये जो आपने केब कंसीडर की, ये केबल ट्रे में कंसीडर की है, और ग्राउंड को टेम्परेचर को हमने नहीं कंसीडर किया, तो ये ऐसे ही एक फैक्टर लगेगा। दूसरा फैक्टर, अगर आपने ग्राउंड में रखी हुई है आर्मर्ड केबल, जो ग्राउंड में ही ले जाते हैं आप जमीन में ही, तो उसका फैक्टर यहाँ से निकल आएगा। उसके बाद ये थर्मल रेजिस्टिविटी और बाकी फैक्टर्स हैं, ये हर जगह इन्वॉल्व नहीं हो रहे होंगे, मेन वही केबल वाला होगा। उसके बाद आपके पास ये डिफरेंट आ गया। आपके पास अगर केबल्स है इन एयर हैं, हवा में हैं, तो उनके ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब ये एक केबल के आप एक फेज, एक केबल ट्रे में कितनी केबल्स जा रही हैं, अगर 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं और 20 हैं, तो ये अब आपने वो कंसीडर करनी है केबल जैसे आप यूज कर रहे हैं। अब आपने वॉल पे लगाई हुई है या फ्लोर पे है केबल, अब हॉरिजेंटली या वर्टिकल केबल ट्रे में है, सिंगल लेयर मल्टी कोर है, और मल्टी कोर मतलब एक ही केबल में तीन चार के केबल जो होती हैं, 3 कोर केबल होती है। सर, हेलो। सॉरी, वो एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा ख्याल है। अभी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो 115 kTR का इन्वर्टर है आप लोगों का हवावे का, उसके साथ जो आप एसी केबल यूज कर रहे हैं वो कितने की यूज कर रहे हैं? वो डिफरेंट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम जो डिस्टेंस कम होगा तो और होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो चेंज हो जाएगी। मोस्टली जो अगर है हम डिस्टेंस कम हो, 95 कह रहे होते हैं। 95 जी।
डिस्टेंस कम होगा तो और भी 70 तक भी कर सकते हैं, और बड़ा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो कैलकुलेट करके उस हिसाब से हमारे पास आ जाए। ठीक है सर। अब ये हमारे पास अब डिस्टेंस के फैक्टर आ रहे हैं कि एक केबल से दूसरे केबल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास ये डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं। 0.5 मीटर है तो यहाँ का हम फैक्टर लेंगे डिग्रेडेशन फैक्टर, और सर नॉर्मली बाकी। तो जो हम ये मतलब फ्राइडे लगा रहे होते हैं ना सर, उधर जी केबल जी। टू केबल डिस्टेंस रख नहीं रहे होते, क्योंकि एक टेबल वो केबल ट्रे चल रही होती है, उधर हम मल्टीपल कोई साथ भी होते हैं। अगर हमारे पास इन्वर्टर साथ है तो आउटपुट जो 95 mm की केबल निकलेगी वो 7 निकलेंगी, उनमें हम डिस्टेंस तो नहीं लगते, एक ही केबल ट्रे में वो चली जाती है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। तो कितना लगना चाहिए डिस्टेंस? तो आप कंसीडर, आप अंदाजा नहीं कंसीडर कर लें, फिर मिनिमम वाला कर लें 0.25%। ये देखें ना, हमारे ठीक पास है आ सर। रहा है डक्स जी जी। टचिंग नील डिस्टेंस है, तो ये आ रहा है। ठीक हो गया। ये अब ये मीटर में या केबल ट्रे, फीट में है सर, ये मीटर जो में ही है डिस्टेंस फिर। आप बता रहे हैं? 25.25 मीटर था ना। या आप नील कर लें, वो जो आपने कंसीडर करना हो। ये अब आपके पास डिफरेंट स्कीम्स आ गई इंस्टॉलेशन मेथड्स की, कि ये जब केबल्स ऐसे रखी होंगी केबल ट्रे में, फिर ये आपके पास आ गई टचिंग है, तो ये सारे मेथड्स आपने यहाँ से पिक करने हैं। जो भी मतलब केबल का मैन्युफैक्चरर होगा, वो हमारे पास वो उसकी बुक होती है, बुकलेट, जो इसको मैंने लो वोल्टेजेस बुक के नाम से डाउनलोड किया है, पाकिस्तान लो वोल्टेजेस बुक, पाकिस्तान केबल्स की। ठीक हो गया। अब पूरी इसमें डिटेल्स आपके पास सारी, मैं मेन उस पर चला जाता हूँ, जो इसका टाइटल है, और इसमें चीज़ें जो मेंशन है वहाँ से अगर कोई डिस्कस करने वाली है तो मैं वो आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ केबल्स आ गए, डायमेंशन एंड वेट, करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड वोल्टेजेस ड्रॉप, करेक्शन फैक्टर्स आ गए, शॉर्ट सर्किट रेटिंग्स भी आ गई है इसकी, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे देख तो लिए हमने करेक्शन फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे थे, या डिफरेंट केबल्स आपके पास आ गए टाइटल के साथ के कौन कौन से हैं। ये करेक्शन फैक्टर्स फॉर टेम्परेचर्स, एम्बिएंट ग्राउंड, सॉइल रेजिस्टिविटी, मल्टी कोर केबल्स, मोर देन वन केबल्स लेड डायरेक्टली ऑन ग्राउंड, और ये डिफरेंट फैक्टर्स। अब मेरे पास एक छोटी सी स्लाइड्स पड़ी हैं, ये देखें जी। अब आपने जब कैलकुलेट करना है, ये केबल्स की टाइप्स आ गई हमारे पास। एक मिनट, वोल्टेजेस रेटिंग्स, डिफरेंट तरह की केबल्स बनी होती हैं। केबल्स का मटेरियल्स जो है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, रबर इंसुलेटेड होती हैं, पेपर इंसुलेटेड केबल्स भी होती हैं, पीवीसी, एक्सएलपी, और मिनरल इंसुलेटेड। अब इनके डिफरेंट टेम्परेचर रेटिंग्स भी आ रही हैं हमारे पास, कि ये 70 डिग्री तक थर्मोप्लास्टिक होगी तो 70 डिग्री तक जाएगा, 90 डिग्री, और टेम्परेचर लिमिट्स ही आपके पास आ गए डिफरेंट। अब जब यहाँ पे हम कब केबल की स्पेसिफिकेशन आपके पास ये लिखा हुआ है ना, CU/PVC, तो इसका मतलब है जो ये केबल है ये पीवीसी इंसुलेटेड केबल है। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है CU/PVC अगेन, तो इसमें जो एक शीट होगी पहले केबल पे, उसके बाद मेन इंसुलेशन पीवीसी की है, मतलब ये डबल इंसुलेटेड केबल है। अब एक आप हमारे पास एक और आ गया, CU/XLPE/PVC। अब पहले पीवीसी की शीट है केबल पे डायरेक्ट, और उसके बाद मेन इंसुलेशन जो उसकी है वो XLPE है, और ये केबल कॉपर की है। ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास साथ आ रहा है SWA। SW का मतलब क्या है, स्टील वायर आर्मर्ड है, ये आर्मर्ड केबल है। ठीक हो गया। अब डिफरेंट इसकी कैपेसिटीज़ हैं, या डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे ये यूज़ हो रही होती हैं केबल्स। करंट कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास आ जाती है। उसके बाद ये चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही होती हैं, मेथड ऑफ केबल इंस्टॉलेशंस पे, नंबर ऑफ केबल्स पे, किस तरह आप, और एम्बिएंट टेम्परेचर पे, ये चीज़ें आप डिपेंड कर रही होती हैं केबल कैरिंग, करंट कैरिंग कैपेसिटी की। ठीक हो गया। अब वोल्टेजेस रेटिंग्स भी डिफरेंट आती हैं, यहाँ पे हम 1000 वोल्ट तक डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। अब ये देखें, ये आपके पास मेन फार्मूला आ गया। अब करेक्शन फैक्टर्स हमारे पास मेन एक आपने सबसे पहले जो करंट वायर का होना चाहिए जो कैलकुलेट करना है,
डिज़ाइन करंट आ गया। अब जो डिवाइस जिस पे लगा रहे हैं वो डिज़ाइन करंट जो है उसके इक्वल, उसके ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। डिवाइस के डिवाइस का करंट जो है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए जो आपने डिज़ाइन किया है कि एक केबल कितना करंट कैरी कर सकती है। तो उससे ज़्यादा अगर आ गया, ये आपने ज़्यादा कर दिया है, तो वो डिवाइस के जलने का खतरा है। और ये मेन टोटल करंट आ गया। अब आपने जब यहाँ पे कर रहे होते हैं चीज़ें कैलकुलेट, तो आपने ये सारे कुरेक्शन फैक्टर्स उस पर अप्लाई करने हैं। ये मेन जो कुरेक्शन फैक्टर है आपके पास, एम्बिएंट टेम्परेचर का कुरेक्शन फैक्टर है। उसके बाद आपके पास कुरेक्शन फैक्टर है ब्रेड केबल्स का। उसके बाद डेप्थ ब्रियल की। ये डिफरेंट जो हैं आपके पास फैक्टर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सेमीकंडक्टर में इंक्लोज्ड है कि नहीं, फैक्टर फॉर ग्रुपिंग है, ग्रुप कैसे कर रहे हैं आप, दो केबल्स हैं, तीन केबल्स हैं, करेक्शन फैक्टर फॉर थर्मल इंसुलेशन है, थर्मल रेजिस्टिविटी हैं। और ये डिफरेंट तरह के आपने फैक्टर्स अप्लाई करके अपने केबल्स को साइज में आपने निकालना होता है। अब इसमें आपको एग्जांपल्स ये मैं शेयर कर दूंगा, आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे डाटा शीट्स के साथ कि कौन सी करंट है, केबल्स का कितना करंट है और वो कौन सा फैक्टर कहाँ से उठा रहा है। ये आपने एग्जांपल्स के साथ, ये आपकी असाइनमेंट है यहाँ से, ये आपने खुद ही इसको कवर करना है इनको। और ये प्रॉब्लम अगर आपको कोई मिलता है तो केबल का मतलब आपको बेसिकली एक आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेट, इसको आपने रिव्यू करना है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये एक शीट बनी हुई है जिसमें आपके पास केबल कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा लोड है, आप 115 वाला इन्वर्टर की बात कर रहे थे, तो 115 वाला इन्वर्टर जो है उसका 125 किलोवाट में कह रहता हूँ मैक्सिमम एसी प्रोडक्शन है। उसके वोल्ट कितने हैं, उसके 400 वोल्ट है। ठीक हो गया। 400 वोल्ट्स पे अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ जी, कि मेरे पास कितना पावर फैक्टर मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ। अब मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया और डक्ट मैंने यूज़ की हुई है कि केबल डक्ट में होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, मैं कितना एम्बिएंट टेम्परेचर 45 कंसीडर कर रहा हूँ। 50 भी कंसीडर किया जा सकता है। तो जो आपके एरिया का या वहाँ का टेम्परेचर आपको फील होगा इतना मैक्सिमम जा सकता है, वो आपने कंसिडर करना है। नंबर ऑफ केबल या केबल ट्रेज 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे, अच्छा ये है जी, आपने केबल्स कितनी लगानी है, मैंने 1 केबल यूज़ कर रहा हूँ, सिंगल रन यूज़ करना है मैंने केबल का। अब यहाँ से मैं केबल देखूंगा कि मुझे कौन सी लगानी है। अब मैं पहले सबसे पहले 70 mm सिलेक्ट करता हूँ, 1 कोर 70 mm सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरे पास जो ये केबल है, केबल कौन सी है मेरे पास, पीवीसी इसकी जो है लो वोल्टेजेस है, और पीवीसी केबल है इंसुलेशन। और इसके वोल्टेजेस मैक्सिमम है 1100 वोल्टेजेस। अब मैं कह रहा हूँ कि 2% मैंने वोल्टेजेस ड्रॉप अलाउ करना है, और 10 मीटर मेरी केबल की लेंथ है, यहाँ पे मैंने लेंथ डाल दी है। तो ये 10 मीटर केबल की लेंथ, 3 फेज सिस्टम। अब मेरे पास क्या आ रहा है कि मेरे पास जो ये करंट कैरी कर सकती है ये केबल 70 mm की, वो 164 एम्पेयर कैरी कर सकती है। लेकिन जो मेरे पास फुल लोड करंट आ रहा है वो 180 एम्पेयर आ रहा है। ठीक हो गया। तो मेरी ये केबल नहीं कैरी कर सकती इतना करंट, मैं अब 95 पे चाहता हूँ। अब 95 पे मेरा मैक्सिमम करंट फुल लोड वही है 180। अब मेरे जो केबल कैरी कर सकती है 188 मीटर कंसिडर कैरी कर सकती है। अब मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 मीटर लेंथ हो जाएगी। अब भी मेरे पास वोल्टेजेस ड्रॉप जो है वो विद इन द लिमिट है, लेंथ सिर्फ वोल्टेजेस ड्रॉप को कर रही होती है इफेक्ट। अब मैं कहता हूँ कि ये 120 है, 120 पे लेंथ पे ये केबल मेरी नहीं चल सकती क्योंकि वोल्टेजेस ड्रॉप 2% हो गया। बाकी ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप 1% भी रख सकते हैं कि आप सिर्फ 1% ही यूज़ करें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक फेज़ के लिए ये वाली दो केबल्स यूज़ करूँगा 95 mm। एक नंबर ऑफ रन्स 2 हो जाएंगे पर फेज। अब मेरा वोल्टेजेस ड्रॉप तो कम हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे कम कर दिया था रिक्वायरमेंट। अब मेरा वोल्टेजेस ड्रॉप और करंट की रेटिंग सब कुछ ओके है क्योंकि मैंने केबल्स दो यूज़ करनी है पर रन। ठीक हो गया। ये शीट भी मैं आपको भेज दूंगा एसी केबल्स की कैलकुलेशंस के लिए। अब डीसी में सिंपल ये हो रहा था, डीसी जो हम सोलर में यूज़ कर रहे हैं, डीसी सोलर में जो हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वोल्टेजेस ड्रॉप ही मेनली चेक करना होता है कि वोल्टेजेस ड्रॉप कितना होगा। बल्कि मैं यहाँ पे ना एक वाइट बोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ।
एक मीटिंग पे वापस आने दें। अच्छा जी, नो। अच्छा ये देखें जी, अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है, रेजिस्टेंस का रो एल और ये है। अब इसमें ये रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी होती है उसकी मटेरियल की। कॉपर की केबल आप यूज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर आप लेंगे। ठीक हो गया। लेंथ लेंगे कि आपके पास लेंथ कितनी है, क्योंकि अब जो हम 6 mm या 4 mm यूज़ कर रहे हैं इनकी लिमिट ऑलमोस्ट 30 एम्पेयर तक होती है करंट की। तो करंट हमारे पास स्ट्रिंग का 10-15 एम्पेयर तक जा रहा होता है मैक्सिमम, तो करंट के कैलकुलेशंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती इस इन सिनेरियोज में। केबल्स की कैलकुलेशंस के जो डीसी साइड की हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ स्ट्रिंग कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ कि जो हम स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे करंट कैलकुलेशंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे हम सिर्फ वोल्टेजेस ड्रॉप कंसीडर कर रहे होते हैं। अब मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टिविटी आ गई, और लेंथ और एरिया आ गया केबल का। फॉर एग्जांपल 4 mm है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में मैं लेंथ डालूंगा मीटर में, और उसकी मैं रेजिस्टिविटी डालूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस निकल आई। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रेजिस्टेंस निकल आई है। अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ 1000 वोल्ट की स्ट्रेंथ होती है मेरे पास मैक्सिमम। तो मैं मैक्सिमम 1000 वोल्ट, या जो आप ऑपरेटिंग होते हैं वो रख लें, 600 वोल्ट ऑपरेटिंग रख लें। और यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गई। रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गई। जो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे केबल की लेंथ और एरिया दे के। अब इस रेजिस्टेंस की वजह से ये वोल्टेजेस ड्रॉप कितना हुआ वो आप निकालेंगे। जो आपके पास V = IR एक फार्मूला होता है हमारे पास। तो वहाँ से आपने क्या करना है, आपके पास रेजिस्टेंस आ गई, करंट भी आपके पास आपने कंसिडर कर लेना है। तो यहाँ पे आप एक वोल्टेजेस कैलकुलेट कर लेंगे इसके। तो जैसे आपके पास वोल्टेजेस ड्रॉप आ जाएगा, तो वो वोल्टेजेस ड्रॉप मेरे पास हम किसी तरह ना कैलकुलेट यहाँ पे कर सकें। चलिए ये मैं बाद में आपको ना एक फार्मूला सा वो बना के ना एक एक्सेल शीट पे बता दूंगा कि रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब या मैं एक आपको शेयर कर देता हूँ, मैं देख लेता हूँ DCY। चलिए ये इसको हम बाद में देख लेते हैं, ठीक हो गया। अभी का किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। तो ये जो होता है मोस्टली 150 मीटर की एक लेंथ है ना वन साइड। अब ये केबल की ऐसे होती है ना, एक प्लस साइड होती है, एक माइनस साइड होती है। तो जो प्लस साइड है और माइनस साइड, ये दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए लेंथ में दोनों ऐड होंगी। अब मैं 150 मीटर कह रहा हूँ, वन साइड पे अगर 150 मीटर है तो 4 mm की केबल इनफ है, 4 mm की। और अगर इससे ज़्यादा है, 200 तक है, 250 मीटर तक है, तो 6 mm की इनफ होती है। और इससे ज़्यादा है तो फिर आप 10 mm पे जाएंगे। और उसकी बस ये आपने रेजिस्टेंस जो है वोल्टेजेस ड्रॉप की कैलकुलेशंस कर लेनी है। 2% तक मैक्सिमम आप रहने दें। उससे ज़्यादा जाती है तो फिर आप अपनी केबल चेंज कर लेंगे, अगले स्टेप पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। अभी कोई किसी का क्वेश्चन? अब इसमें भी टेम्परेचर फैक्टर भी डाल सकते हैं, डिग्रेडेशन जो है टेम्परेचर की, लेकिन केबल्स की जो करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग केबल्स की बहुत ज़्यादा है, उसका इतना इफेक्ट नहीं आता। जी आप बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी कोई क्वेश्चन है?